जब से तैयार हो रही हो अब भी कमी रह गई है। तुम लड़कियां तो सारी जिंदगी भी मेकअप करो तो कम रहता है तुम लोगों के लिए। जाओ ड्रेसिंग रूम में जाकर हो जाओ। फिलहाल हटो मेरे सामने से, कहीं मैं मर ही न जाऊं इतनी खौफनाक शक्ल देखकर। उसके फेस पर लाइंस लगने पर चोट करता वो उसे बराबर में किए बोला, ये खौफनाक शक्ल तुम्हारी वजह से ही बनी है और बेफिक्र हो। बुरे लोग इतनी जल्दी नहीं मरते। उस पर चीखती हुई गुस्से में प्याम के बाजू पर मुक्का जड़ती ड्रेसिंग रूम में गई। फिर वहां नस्ब आईने में देखते जल्दी से मेकअप सेट करने लगी। चंद मिनट बाद तैयार होकर वो ड्रेस चेंज करके बाहर निकली तो प्याम जो उसे तपाकर अब मजे से तैयार होता नीचे जा रहा था। ड्रेसिंग रूम का गेट खुलने पर रुक कर मुड़ा था और उसकी आंखें साकित हुई थी। पीले कलर की लंबी नेट की फ्रॉक पर बालों की चोटी बनाए वो सॉफ्ट से मेकअप पर प्याम मुर्तजा को अपने दिल के बेहद करीब लगी। दुपट्टा नदारत था। वो जो पुरसुकून सी तैयार होकर निकली थी इसी असना में कि इस जनाब इतनी देर में नीचे जा चुके होंगे, पर उसे गेट पर खड़े देख चांद से ठटकी। फिर जल्दी से ड्रेसिंग रूम में रखा अपना दुपट्टा लेने मुड़ी। शानों पर डोटा फैलाए वो वापिस कमरे में आई थी। साथ ही प्याम की घूरती ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े एक तनकीदी नजर खुद पर डाली। वो जो अब तक मबहूस सा उसके बेदाग हुस्न को देख रहा था, बेसाख्ता उसके लब हिले थे। सो हॉट। शान से चौंक कर गर्दन घुमाई थी। उसे अपनी तरफ यूं तकता पाकर प्याम फौरन लफ्जों की तस्वीर करने लगा। गर्मी गर्मी कितनी है ना, सो हॉट। चारों तरफ नजर घुमाए वो कॉलर झड़कते बोला था। शानजे का दिल उसे खरी खरी सुनाने का चाहा, पर मौके का लिहाज करते वो उसके बराबर से होते निकली, पर जाते जाते मुंह ही मुंह में उसे फिर अलकबा से नवाजना ना भूली थी। वाइफी, आज तो बुरी तरह घायल करने का इरादा है तुम्हारा। आज थोड़ा तो हक बनता है प्याम मुर्तजा का तुम पर। सीढ़ियों से नीचे जाती शानजे को मैंने खैर से देखे वो आहिस्ता से बुड़बड़ाया था। शानजे नीचे आई तो जमीला बेगम, अकबर साहिब और लिशबा आ चुकी थी। इनसे मिलकर शानजे ने एक नज़र किचन पर डाली थी। फिर राबिया बेगम के कहने पर वो बाकी कामों में लग गई। प्याम भी अपना फर्ज निभाते आज मेहमानों में मसरूफ था, पर अपने दिल से मजबूर। वो हर थोड़ी देर में लाजमन एक आध नज़र उस पर ही विश पर डाल देता था। उबैद, अलिशबा जो अपनी माँ की नज़र से बचे दूसरे किनारे पर आई थी, उबैद को पुकारने लगी। वो दोस्तों में मसरूफ अलिशबा की आवाज़ पर चौंका। क्या हुआ? सामने अलिशबा को देखे वो आहिस्ता आवाज़ में पूछा, इधर आओ। अलिशबा इशारे से उसे पिल्लर के पीछे आने का इशारा किया था। बोलो भी अब। वहाँ आकर उबैद थोड़ा चिढ़ कर बोला। उस वजह साफ थी कि अब इसका अलिशबा से बात करने को दिल नहीं करता था। उबैद, तुम क्यों इस तरह कर रहे हो? मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे, और तुम भी तो बहुत मोहब्बत करते हो ना मुझसे, तो फिर क्यों इतने दिनों से मेरी कॉल्स कट कर रहे हो? मैसेज कर रही हूँ तो रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं। क्या कोई गलती हुई है मुझसे? उसे उबैद का बदला लहजा दुख में मुब्तला कर रहा था। तभी अपने भीगते लहजे पर काबू पाते हुए पूछी थी, यार अलिशबा, एक तो ये बात बात पर तुम रोती हो तो मूड ख़राब कर देती हो मेरा। प्लीज़ यहाँ तमाशा मत बनाओ। मैं थोड़ा बिजी हूँ तभी कॉल रिसीव नहीं कर पाता तुम्हारी। उसके रोने पर झुंझलाकर वो जल्दी से बहाना बनाते बोला, जबकि लिशबा उसके रोने पर टोकने को उबैद की मोहब्बत समझने लगी। वो नादान ये सोच कर खुश हुई कि मुकाबले को शायद उसका रोना तकलीफ देता है, तभी वो टोका है। अच्छा ठीक है, अब नहीं रोंगी, पर उबैद पहले मेरी बात सुनो। मैं सोच रही हूँ कि अब अम्मी को तुम्हारे बारे में बता दूँ। उबैद, अब तो मेरे पेपर जी ख़त्म हो गए हैं। आस पास देख अलिशबा जल्दी से उसे बताने लगी, पर उबैद शौक हुआ। क्या बताओगी मेरे बारे में और क्यों? वो हैरान हुआ था। आखिर वो लड़की कहना क्या चाह रही थी उससे? यही कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहती हूँ मैं तुमसे। नज़र झुकाई झिझकते हुए अलिशबा ने ये बात कही, साथ ही खूबसूरत मुस्कुराहट रक्सा हुई उसके लबों पर। मायूं की रस्म में बैठे शादिल की नज़र जब कोने पर पड़ी तो उसे झटका लगा था हैरत का। पिलर के पीछे खड़ी मुस्कुराती वो लड़की अलिशबा ही थी, और उसके साथ खड़ा वो लड़का अलिशबा प्याम के दोस्त के साथ। वो ज़माने की बारीकियों को जानता 32 साल मर्द किसी हद तक मामला समझ तो गया था। अलिशबा के चेहरे पर सजी खूबसूरत मुस्कुराहट से पर अचानक किसी की पुकार पर वो निगाह फेर गया। खोला उसे इशारे में पूछ रही थी अपनी तैयारी के बारे में, जिसका जवाब तो शादिल ने ना दिया। अलबत्ता नफी में सर हिलाए वो नजरें सामने कर गया। वेट, व्हाट? अलिशबा, अलिशबा, तुम पागल हो गई हो क्या? शादी में, और वो भी तुमसे? हैरत से मुकम्मल आंखें खोले वो अपनी और अलिशबा की तरफ इशारा किए, यूं बोला जैसे कोई बहुत ही गलत बात कह दी गई है उसके सामने। अलिशबा की मुस्कुराहट थमी थी उसके अंदाज पर। हाँ उबैद, हमारी शादी, पर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? दिल में अचानक डर कुंडली मारे बैठा। न चाहते हुए भी वो उससे वजह पूछ बैठी थी, पर अंदर से दुआ दुआ गोती की वजह कुछ और बताए। सामने खड़ा उसका महबूब। अलिशबा, यार तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, और मैं क्यों करूँगा तुमसे शादी? उबैद बेसाख्ता मुंह पर हाथ फेरे बोला, जिस चीज़ का उसे डर था आखिरकार वही हुआ। उसे तो सिर्फ टाइम पास करना था अलिशबा के साथ, पर यहाँ वो क्या कह रही थी उससे? क्या मतलब शादी क्यों करोगे? अगर शादी नहीं करनी थी तो गर्लफ्रेंड क्यों बनाया मुझे? उसके तो जान ही सीने में अटकी थी। जहन में अब हर जाई का रोज़ रोज़ बदलता रवैया आ रहा था। तभी उबैद बोला, यार गर्लफ्रेंड हो इसका ये तो मतलब नहीं कि शादी कर लूँ तुमसे। गर्लफ्रेंड बनाना तो आम बात होती है, और वैसे भी अलिशबा में इन चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। कितनी बेहिसी थी उसकी आवाज़ में। अलिशबा अचानक 2 कदम उसके करीब हुई। उबैद, यूं तो ना कहो, मेरी मोहब्बत का मजाक मत बनाओ। बहुत चाहती हूँ तुम्हें, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। ऐसे नहीं करो। मैंने तो तुम्हारे अलावा कभी किसी का नहीं सोचा, फिर तुम क्यों? बोलते हुए उसकी आवाज़ रंध गई। सीने में धड़कता दिल बुरी तरह से कुचला था। उसके कौवत भरे तासुरात देख एक तो यार बस करो।
पहले ही अपनी बातों से मूड ख़राब कर दिया तुमने मेरा। फंक्शन एंजॉय करने दो, अभी जाओ यहाँ से। अपनी आवाज़ झुंझला कर कहता वो तो फंक्शन एंजॉय करने चल दिया, पर लिशबा को उसके अल्फाज ताक़िद कर गए। अगर वो शादी नहीं करना चाहता था उससे, तो फिर क्यों खेला था उसके दिल के साथ? ये सवाल दिल में एक टीज की तरह उठा था। आंखें तेजी से भरी थी, पर मेहमानों को देखते हुए जल्दी से आंसू साफ करती वहाँ से हटी थी, पर दो जहरी आंखों ने साफ उसकी आंखों में उतरती नमी को देख लिया था। प्याम मुझे कामों में मसरूफ था। खोला की पुकार पर पलटा। उसकी खामोशी पर प्याम ने घनी आईब्रोज वाले अंदाज में उठाई थी। ये तुम्हारा भाई क्या हमेशा ऐसे ही रहता है? ज्यादा बात भी नहीं करता? शादिल की तरफ नजरों से इशारा किया। वो मुंह बनाती बोली। अंदाज न रूठा था प्याम इस्तेज़ाया सा। तो क्या हुआ अगर वो कम बोलते हैं? तुम हो ना उनकी सारी कसर तो तुम ही निकाल देती हो अपनी बेतुकी बातों से। मायों की रस्म के वक्त उसके मुसलसल बोलने पर वो चोट करता पुरसकून सा बोला, जिस पर खोला का मुंह खुला। तुम तो रहने ही दो, खैर बस शादी होने दो, उसके बाद में से बातों के साथ साथ और भी बहुत कुछ सिखा दूंगी। प्याम को बोलती आखिर में वो आवाज़ शादिल को देख के बेबाकी से बोले तो प्याम ने पहले उसका चेहरा देखा, फिर कहा, मुर्तज़ा हाउस में छिछोरी बातें रखते सिर्फ प्याम मुर्तज़ा को ही इजाज़त करने की। आप उनसे परहेज ही करें तो बेहतर है। लबों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए वो खोला से कहकर जाने लगा, तभी वो आंखें छोटी करती पूछी, अच्छा तो प्याम मुर्तज़ा को किसने दी ये इजाज़त? प्याम रुका था उसके सवाल पर, फिर हंसकर एक चंद लफ्ज़ी जवाब दिया, प्याम मुर्तज़ा ने। देर रात को तकरीब इख्तिताम को पहुंची। बासित ने तहरीन से मुख्तसर लहजे में घर चलने का कहा, पर उसने साफ इनकार कर दिया। पूछने का दिल तो बासित कभी नहीं कर रहा था, पर मजबूरन फरजाना बेगम के कहने पर वो पूछा था, और अब तहरीन के इनकार पर वो कंधे उचकाता वापिस चल दिया था। तहरीन को उसका इतनी जल्दी मान जाना खुला था। इस एक आध महीने में उसे इतनी उनसियत तो हो ही गई थी उससे। वो चाह रही थी कि बासित थोड़ी जिद करे चलने की, और थोड़े नखरों के बाद वो मान जाए, पर यहाँ बासित को जाता देख उसे दुख हुआ था, पर जल्दी खुद को लापरवाह जाहिर करती वो अपनी कज़न्स के साथ बातों में लग गई। किचन से सारे काम निपटाए वो भी रूम में दाखिल हुई थी। सभी मेहमान जा चुके थे, बस कुछ ही रिश्तेदार थे जो शादी तक मुर्तज़ा हाउस में ही रुकने वाले थे। झुमके उतार कर उसका इरादा ड्रेस चेंज करने का था, पर तभी उसे बालकनी से शोर की आवाज़ आई। चंद कदम उठाए वो उस तरफ गई, फिर पर्दा हटाकर बाहर देखने लगी, और शानजे की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा बाहर बारिश होते देख। मुर्तज़ा हाउस जिस तरह से चारों तरफ से पैक बंद रहता है, किसी को एहसास ही नहीं होता बाहर के मौसम का। इधर वो सदा की बारिश की दीवानी सबर ना होने पर फौरन ही ग्लास वाल खोले बालकनी में आ गई। ठंडी हवा समेत बारिश का पानी उसे बेताचा मुसरत बख्श रहा था। चंदी लम्हों में वो भीगी थी, पर परवाह थोड़ी ना थी उसे, बस अपनी धुन में बारिश के मज़े लूटती वो बेखबर थी कि कमरे में दाखिल होते प्याम मुर्तज़ा से राबे बेगम के बताने पर कि शानज़े कमरे में है, वो यहाँ आया था, पर उसे कहीं भी शानज़े ना दिखी। लेकिन अगले ही लम्हे प्याम हैरत का शिकार हुआ। बालकनी को जाता गिलास वाल को खुला देखा। बाहर बारिश हो रही थी, और ऐसे वक्त में मुर्तज़ा हाउस के सभी दरवाजे, खिड़कियाँ, गिलास वॉल्स बंद करवा दिए जाते थे। कोई शकीन ही ना था बारिश का। ऊपर से हमेशा से नज़ाकतों में भरी तहरीन जल्द बीमार पड़ जाती थी। तभी राबे बेगम ने यह हुक्म सादिर किया हुआ था सभी मुलाजमीन पर, और अब गिलास वाल खुला देख वो कंधे हाथों से बंद करने पहुंचा, मगर वहाँ इन मोहतरमा को बारिश में भीगते देख प्याम को चंबा हुआ। शानसे के एक्सप्रेशन से साफ जाहिर हो रहा था कि वो खुश है बहुत। कुछ देर उसे देखते रहने पर ही प्याम के जहन में और शरीर से तरकीब आई। वाइवी उसे पुकारा था वो, जिस पर शान से चौंक कर पलटी। इतनी देर में से बहुत ठंड महसूस होने लगी। इसका इरादा अब अंदर जाने का था, पर प्याम को वहाँ खड़े देखो बुलंद आवाज में उसे बोली, आओ इधर देखो कितना मज़ा आ रहा है। अपनी खुशी में वो पहली बार इसे शरीक करने होने की दावत दे रही थी, लेकिन प्याम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। नहीं वाइफी, ये मज़ा तुम्हें ही मुबारक, रहो इस मज़े में अब सारी रात। आज प्याम मुर्तज़ा अपने बेड पर अकेला सुकून से सोएगा। उसकी बावाज कही जाने वाली बात पहले तो शानजे को समझ नहीं, पर जब वो गिलास वाल बंद करने लगा तो शानजे घबराते हुए भागी, मगर तब तक वो बंद कर चुका था। प्याम ये क्या बदतमीजी है, खोलो इसे। वॉल से उसे आंख दिखाती शानदार थोड़ा चीख कर बोली, पर बारिश के शोर दूसरा गिलास वाल के बदौलत अंदर तक आवाज़ न पहुंची। प्याम उसे दूसरी तरफ से हाथ हिलाता बेड पर गिरने के अंदाज में जा लेटा। तभी वाइफ को अंदर बंद रखा है, तब तक क्या करें, हाँ कोई मूवी देख लेते हैं। शोर के बावजूद शानसे की हल्की हल्की चीखने की आवाज़ उसे आ रही थी, पर उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किया उठा था। फिर दीवार पर नस्ब एलईडी में मूवी लगाए वापस बेड पर लेटा। तुम वहाँ इंजॉय करो, मैं यहाँ इंजॉय करता हूँ वाइफी। एक नज़र गिलास वाल की तरफ डाले वो दिल जलाने वाली मुस्कान समेत बोला। दूसरी तरफ शानसा ने गुस्से में से घूर का जोर से गिलास वाल पर हाथ मारा, जिस पर प्याम कहका लगाए हंसा था। वो जब से मुर्तज़ा हाउस से आई थी यूं ही खामोश थी। बहुत मुश्किल से जमीला बेगम और अकबर साहिब के सामने खुद को संभाले बैठी थी, पर अब कमरे में आकर उसका जब टूटा था। ये वो क्या कह गया था उसे? अलिशबा का दिमाग बिल्कुल तरीके में ढलने लगा। उबैद के अल्फाज एक बार फिर कानों में गूंजे थे, यार गर्लफ्रेंड हो
اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ شادی کر لو تم سے، گرل فرینڈ بنانا تو عام بات ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی لشما میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ کتنا اجنبیت بھرا لہجہ تھا اس کا۔ لشما کے حلق میں بے ساختہ آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ کس انسان کے آگے وہ بھیک مانگ رہی تھی کہ یوں نہ کرے اس کے ساتھ، پر وہ بے حس کر گیا۔ کیا کر گیا؟ سارے تعلق جھٹ سے توڑ گیا، جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں ان کے بیچ۔ چہرہ منہ میں چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، عبید کی بے وفائی پر نہیں بلکہ اپنی بے وقوفی پر۔ نہیں، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ عبید محبت کرتا ہے مجھ سے، میں جانتی ہوں، ضرور اس کی کوئی مجبوری ہوگی۔ میں اسے کال خود کو جھوٹے دلاسے دیے وہ بول کر رکی، پھر جلدی سے فون اٹھا کر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ رنگ جا رہی تھی پر وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ بزی ہوگا، میں کل کال کروں گی اسے۔ عبید ایسا کر ہی نہیں سکتا میرے ساتھ، وہ خود بولتا تھا کہ اسے میں اچھی لگتی ہوں بہت۔ اس کے کال ریسیو نہ کرنے پر بھی وہ انجان بے وقوف لڑکی خود کو جھوٹے بہلاووں میں گرا کر رکھی تھی۔ اسے کیا خبر کہ عبید جیسے کئی لڑکے ان جیسی بدل لڑکیوں کو اپنی جان میں پھنسانے کے لیے اسی طرح محبت بھرے جملے کہتے ہیں، پر وہ تو اپنے سماعت بند کیے بیٹھی تھی جیسے یہ بہلاوے اسے پرسکون کر رہے ہوں۔ باسط بیڈ پر لیٹا اپنے اور تحریم کے رشتے کا سوچ رہا تھا۔ ایک ناپسند لڑکی کے ساتھ رہنا اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ دل چاہتا کہ ایک ہی دفعہ طلاق دے کر جان چھڑا لے، پر تبھی مرتضیٰ صاحب کی باتیں اس کے ذہن میں آتی۔ وہ ان کا بھروسہ بھی توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تحریم میں بے انتہا گھمنڈ ہونے کی وجہ سے اسے سخت چڑ رہتی اس سے، پر جو بات اور اس کا دل خراب کرتی وہ اس کی بدتمیزیاں تھیں جو کہ باسط کو کسی طور برداشت نہ تھی۔ وہ اس کی ہر بات پر آگے سے یوں منہ پھاٹ جواب دیتی کہ باسط بمشکل خود کو تھپڑ مارنے سے روک پاتا۔ ساتھ ہی فرزانہ بیگم کے ساتھ اس کا روڈ رویہ بھی باسط کو غصہ دلا جاتا۔ وہ اپنے سامنے ان کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اب بیٹھا وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس رشتے کو کیسے نبھائے گا وہ۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ مقابل کا نمبر دیکھ اس کا دل نہ کیا ریسیو کرنے کا، پر مسلسل رنگ ہونے پر آخر کال ریسیو کر ہی لی۔ کب سے کال کر رہی ہوں، ریسیو کیوں نہیں کر رہے تھے؟ ایک بار پھر نزاکت بھرا لہجہ باسط کو صبر کے گھن بھرنے پر مجبور کر گیا۔ کوئی کام؟ مختصر سوال کیا تھا اس نے۔ نہیں کام تو کچھ نہیں، بس میں یوں ہی۔ کیسے ہو؟ کئی طرح کے بہانے سوچے تھے اس نے بولنے کے لیے، پر مقابل کی بھاری آواز کیا کہ سب بھول گئی تھی۔ تبھی آہستگی سے پوچھی، اب کیا بولتے اسے کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کی تھی اسے کال، جو اس کی نظر اندازی پر روز بروز پگھلنے لگا تھا۔ ٹھیک ہوں، اور کچھ؟ لٹھمار لہجے میں جواب دے کر پوچھا گیا۔ تحریم نے غصے میں فون کا گھورا اکھڑو کہیں کا ہلکی سی آواز میں کلس کر بڑبڑاہٹ کی جو کہ دوسری طرف تیز کان نے سن لی تھی۔ آنکھیں گھما گیا۔ نہیں، اور کچھ نہیں۔ سمجھ نہ آنے پر وہ بولی، پر اگلے ہی پل دوسری طرف سے کال کٹ کر دی گئی۔ تحریم کو کھلنے لگی تھی اس کی یہ بے رخی، اسے پچھتاوا ہوا اپنے دل پر۔ کتنی خوش تو تھی وہ اپنی ہی زندگی میں، پھر کیوں اس انسان پر اپنا دھیان لگانے لگی جس سانولی رنگت سے وہ چڑھتی تھی؟ کیوں وہ اس مرد پر اتنی جچنے لگی تھی کہ اکثر و بیشتر اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا؟ کیوں اس کی بے رخی پر پریشان ہونے لگتی تھی وہ؟ کیوں اس کی ایک نظر کرم کے لیے بار بار فنکشن میں اس کے قریب سے گزری، جبکہ وہ تو یوں بنتا پھرا تھا جیسے تحریم ہے ہی نہیں اس کے آس پاس؟ غصے میں موبائل پھینکے وہ اپنا دکھتا سر تکیے میں چھپا گئی۔ دل میں عجیب سی بے کلی ہو رہی تھی جسے تحریم مرتضیٰ خود بھی حیران تھی۔ 2.5 گھنٹے کی مووی ختم ہونے پر وہ آرام سے سونے کے لیے لیٹا، پر تبھی ذہن میں جھونکا ہوا براؤن آنکھیں سیدھا گلاس وال پر گئی، پر وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ لگتا ہے وہ وہیں سو گئی ہے۔ آہستگی سے بڑبڑاتے وہ بیٹھ سے اٹھا، پھر قدم بہ قدم چلتا گلاس وال کے پاس آتے آہستہ سے اس کا لاک کھولا۔ بالکنی میں انٹر ہوتے ہی وہ ٹھٹکا تھا۔ بارش ختم ہو چکی تھی۔ کونے میں نیچے سگڑی سمٹی سی شانزی آنکھیں موندے تھی۔ وائفی! وہ دھیرے سے اسے پکارتا وہاں گیا تھا، نیچے جھک کر اس کا گال تھپتھپایا جو برف کی مانند لگ رہا تھا۔ ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے اس کے۔ اسے یوں بے سود دیکھے پیام بکھلایا تھا۔ وہ تو مذاق کرنا چاہ رہا تھا اس سے، پر معلوم نہیں تھا کہ اس کا مذاق وہ خود کو مضبوط دکھانے والی لڑکی برداشت نہیں کر پائے گی۔ شٹ! شانزے! بازو سے جھنجھوڑنے پر وہ جو غنودگی میں تھی، اپنی شہد رنگین آنکھیں نیم واق کی سامنے پیام کو دیکھتے ہی وہ اپنا غصہ ظاہر کرتے اس کا ہاتھ جھٹکنے لگی، پر کمزوری کے باعث نہیں کر پائی۔ اس کی خراب ہوتی حالت دیکھتا پیام شانزے کو بازوؤں بھرتے بالکنی سے نکل کر روم میں آیا، پھر اسے سیدھا بیڈ پر لٹایا۔ اے سی بند کر کے وہ واپس شانزے کی طرف آیا، تبھی شانزے بمشکل آنکھیں کھول کر بھینچی آئبرو سمیت اسے دیکھتے بولی، تم بدتمیز، ہاتھ مت لگاؤ ابو سے شکایت کروں گی میں تمہاری۔ کمرے کے نارمل ٹمپریچر میں وہ کپ کپاتے ہوئے بولی تھی۔ پیام کو اس کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آنے لگی۔ شانزے کو نارمل ہوتے دیکھ وہ اسی کے برابر میں قریب ہی لیٹتا گویا ہوا، میری شکایت تب کرو گی جب خود ٹھیک ہوگی۔ حشر دیکھو اپنا، جنگلی بلی بالکل بھیگی بلی لگ رہی ہے۔ بول کر وہ زور سے ہنسا تھا۔ شانزے نے تب کر اس کے سینے پر زور سے مکہ مارنا چاہا، پر پیام پھٹتی سے اس کی برف کے مانند ٹھنڈی کلائی تھام گیا۔ شانزے سے گھورتی گئی، اچانک وہ بکھلائی۔ پیام کی یکدم بدلتی نظروں سے بغور اس کا ایک ایک نقش ازبر کیا وہ بالکل چپ تھا۔ پیام کی بولتی نظروں سے گھبرائے وہ بیڈ سے اٹھنے لگی، پر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ واپس اسے لٹا گیا۔ یوں ہی رہو، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اپنا چہرہ تو دیکھو بالکل ٹھنڈا ہو رہا ہے، تمہاری ناک بالکل سرخ اور تمہارے گال
उसकी आंखों में देखे वो नरमी से बोलते रुका और आहिस्तगी से शांजे के सुरख हुए गालों को सहलाने लगा। लहजा बहका हुआ था। शांजे काम का रह गई अपनी पुश्त पर उसकी गर्म उंगलियों की लमस से चाह कर भी उसे धक्का नहीं दे पा रही थी कमजोरी के बायस। दूसरी तरफ वो आज खुद को रोक नहीं पा रहा था इस परिवेश के आगे। मुकाबिल का उदास भीगा जिसे मुझे उकसा रहा था जिस आरतों पर। छोड़ो मुझे। जो शांसे की पुश्त पर दबाव बढ़ाता उसे अपने बेहद नजदीक करने लगा था। तभी शांसे कमजोर से एहतजाज के तहत बोलने लगी पर उसके साथ पड़ते लबों पर उंगली रखता उसे चुप करा गया। तुम्हारे होंठ किस कदर नीले हो रहे हैं। नरमी से उंगली फेरता हुआ सरगोशी किया था। फिर शांसे पर झुकते हुए इन लबों पर अपने अनाबी होंठ रख गया। शांसे की सांस साकिन हुई थी। पूरी तरह धड़कते दिल की धड़कन इतनी वाज़ेह थी कि कमरे के ख्वाबनाक खामोशी में प्याम मुर्तज़ा को साफ सुनाई दे रही थी। दम घुटने पर उसके सीने पर हाथ रखे प्याम को दूर करने की कोशिश करती आंखें मीच की। तभी उसकी जान बख्शी की वो थोड़ा पीछे हुआ। शांसे को गहरे सांस लेते देख उसके लब मुस्कुराए थे। बेबाक नजरों से उसे रहा देख उठकर अपनी कमीज उतारता वापस शांसे पर झुका था। नहीं नहीं प्याम प्याम मुर्तज़ा मुश्किल पीछे से रखती वही हिकलाई पर प्याम ने उसके तरह पर आराम से उसके लबों पर अपना भारी हाथ रखा। मैं तुम्हारी बातें मानता हूँ ना, तो अब थोड़ा तो हक दो प्याम मुर्तज़ा को खुद पर वाइफी। चेहरे से जबकि उसके भीगे बाल हटाए शांसे के कान के बिल्कुल नजदीक अपना चेहरा किया। वह गंभीर लहजे में बोला, साथ उसके कान की लो को दांतों तले हल्के से दबाया जिस पर शांसे सिसकी थी। शांसे की पुष्ट नरमी से सुहलाए वो हाथ ऊपर लाता उसके दोनों कंधों पर से फराग सिरगाए उन पर बेखुदी में झुका खुद को सिराब करने लगा। तभी उसके बेबाक अंदाज से डरती घबराती शांसे माफ हुई। जहन में वो रात आई जब उसने प्याम को होटल में उस लड़की के साथ देखा था। वाइफी प्याम मुर्तज़ा को तुम रोज़ बरोज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारा गुस्सा, मुझसे चिढ़ना, ये सब किस कदर अच्छा लगता है मुझे तुम्हें पता है। मुझे लगता है कि मैं तुमसे दोनों हाथों से भरपूर कोशिश करते उसने जोर से धक्का दिया था प्याम का। वो जो मदहोशी में जिस आरतों पर माथा उस पर झुके सरगोशाना लहजे में तराफे दिल करने लगा था। शांसे के अचानक हमले पर होश में आया था। बामुश्किल सांस खींचे वो बहुत कोशिश के बाद उठ बैठी। चंद पल हैरान नजरों से उसे देखते रहने के बाद वो बोला था, क्या हुआ। इसके सवाल पर शांति ने सुर्ख आंखों से उसे देखा था। चाह कर भी उसके जहन से वो रात नहीं चाहती। अगर को वो प्याम को हंसता या मजाक करता देखकर खुश होना चाहती पर दिल में ऐसी खलिश बैठी थी इस रात के बेसाख्तों से घिन सी आती प्याम मुर्तज़ा से। एक लड़की के लिए ये सोची कितनी वहशतनाक थी कि उसका शोहर पहले भी कितनी लड़कियों के साथ रात गुजार चुका है। तो तुम एक अय्याश पसंद मर्द हो प्याम मुर्तज़ा। साइड पर रखा दुपट्टा ओढ़ते वो उसे नफरत से देखती बोली। प्याम बेयकीन सा होकर उठ बैठा। वो हैरत से उसके अचानक कही जाने वाली बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगा। शांति हुआ क्या है अचानक इधर आओ, तशवीश से कहता वो आगे बढ़ा। उसके दोनों बाजू थामने लगा पर फौरन से पहले शांति से बुद्धक का दूर हुई। दूर रहो मुझसे तुम हवस के पुजारी। बहुत सोचकर उसने ऐसे अल्फाज का इंतखाब किया ताकि मुकाबिल का दिल दुखे और वो कम अज कम उसे दूर रहे। पर अगले ही लम्हे उसकी जान पर बनी जब प्याम ने उसके दोनों कंधों को जकड़े झटके से उसे अपनी तरफ खींचा। वो सीधा उसके कुशादा सीने पर आ लगी थी। क्या सोचकर ये खिताब दिया है तुमने मुझे, अकल है भी कि क्या बकवास की है अभी तुमने। उसकी सारी मदहोशी अड़ंचो हुई थी शांति के कहे गए इस लफ्ज़ पर। आंखों में खून उतर आया था। उसके कंधों पर गिरफ्त सख्त किए वो गिर आया था। है अकल, और बहुत सोचकर ही ये खिताब दिया है मैंने तुम्हारी, इसलिए तो मुझे उसी रात पता चल चुकी थी जिस रात तुम उस लड़की के साथ होटल में, पता नहीं उससे पहले और कितनी लड़कियों के साथ। शान से उसकी रहयत लहजे में कही जाने वाली बात काट कर वो दहाड़ते हुए हाथ उठाया था। शान से सहम कर पीछे हुई। वैसे से आंखें पिलाए वो प्याम के उठे हाथ को देखती हवा में मौलिक अपने हाथ का वो बामुश्किल रोक पाया था। लब भींचे वो हाथ नीचे किया पर लहूरंग नजरों से शांति को घूरते हुए उसके चेहरे के नज़दीक अपना चेहरा किया था। जानती हूँ मैं भले ही बहुत छिछोरा या दिल फेंक किस्म का इंसान हूँ पर आज तक किसी से फिजिकल नहीं हुआ। उस रात में पहली बार इस गुनाह की जानिब राग़िब हुआ था पर इत्तेफाक इतना अच्छा हुआ कि उस ही रात तुम उस रूम में पहुंचे और मुझे इस बड़े गुनाह से बचा गई। बाकी बातों का तो मुझे नहीं पता। हाँ पर इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं खुश था, बहुत खुश कि उस गुनाह से बचा। ये बात अगर तुम कभी भी मुझसे पूछती तो मैं तफसील से तुम्हें सब समझाता पर अब तुम्हारी सोच अपने बारे में सुनकर काफ़ी खुशी हुई मुझे। शिद्दत सबसे उसका वजीहा चेहरा लाल भबो का हो रहा था। धीमे लहजे में अपनी बात मुकम्मल करता हुआ झटके से उठता हुआ रूम से निकला था। शांति को जहाँ शर्मिंदगी हुई थी वहीं अंदर कहीं दिली खुशी भी हुई थी। मतलब वो इतने दिनों से कितना गलत सोच रही थी उसे। बेसाख्तों से व्यायाम से ढेर सारी बातें करने का दिल चाहा पर वो तो वहाँ था ही नहीं। लेकिन शांति ने सोच लिया था कि वो जल्द ही उससे माफ़ी मांगेगी दिल आज़ारी करने पर। 2 दिनों के बाद शादी और खौला की बारात थी जो कि मुर्तज़ा साहिब के फैसले पर मुर्तज़ा हाउस में ही रखी गई थी। शादिल की पिछली शादी टूटने पर वो इस बार काफ़ी परेशान थे जिसके बायस उन्होंने फैसला किया था प्याम ने शांति को इन 2 दिनों में मुकम्मल नज़रअंदाज किया हुआ था। जिस तरह वो उसे बात करता या छेड़ता शांति को नहीं मालूम था वो नाराज़ होगा तो ऐसा कि उसकी तरफ देखना भी गवारा ना करेगा। वो जाकर कोई बात करता। बारात से 1 दिन पहले ही मुर्तज़ा ने
उसे एक प्रोजेक्ट का बताया था जिसके सिलसिले में उसे 4 महीने के लिए दुबई जाना था। वैसे तो हर प्रोजेक्ट पर शादिल ही जाया करता था, पर उसकी शादी होने की वजह से मुर्तज़ा साहिब ने उससे बात की। पहले तो उसका मना करने का दिल चाहा, पर शानज़े की वो कहे तो में से बातें याद आई तो प्याम फ़ौरन हामी भर गए। इस बारे में घर में सबको मालूम था, सिवाय शानज़े के। राबे बेगम जहाँ इसकी 4 महीने की दूरी पर परेशान हुई, वही उनके दिल में कोना सुकून हुआ कि इन अरसे में वो शानज़े को ठीक ठाक सबक सिखाने का इरादा रखती थी। खुश वो ज़्यादा इसलिए भी थी कि इस मरहले में अब उनकी सगी और अजीज़ भांजी खुल्दा भी शामिल होगी। शानज़े जो सभी की सोच और प्लान से बेखबर थी, से शदीद बेचैनी होने लगी थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी प्याम से बात करने की, पर वो तो बिल्कुल इसे इग्नोर किया हुआ था। तभी राबे बेगम ने शानज़े को प्याम से पूछकर मिठाइयों के टोकरे लाने का कहा। वो तो खुशी होगी, कोई बहाना तो मिला था मुकाबिल से बात करने का। अपना लहंगा संभाले वो जल्दी से उसके पास पहुंची थी जो उसे देखते ही पहली फुर्सत में दूसरी जानिब नजर कर चुका था। अहम उसकी खनकार का भी कोई ख़ास असर ना हुआ तो वह चलकर उसके सामने आई। अम्मी मिठाइयों के टोकरे का पूछ रही हैं, वो बोली तो नॉर्मल लहजे में, पर शहद रंग आंखें मुकाबले के तासुरात पड़ती जो कि बिल्कुल सपाट थे। स्टोर में है, बेतासुर लहजे में कहता हुआ बिना उस पर एक निगाह डाले दूसरी जानिब चल दिया। शान से मुंह बनाते उसकी पुष्ट को घूरी, फिर स्टोर की जानिब जाने लगी। जब देखा था तो छिछोरा पानी खत्म नहीं होता था, और अब एक मर्तबा भी नहीं देखा। बदतमीज इंसान। बेसाख्ता से अपनी तैयारी फजूल से लगी, बेदिली से बड़बड़ाती वो स्टोर में दाखिल हुई। अभी लाइट ऑन करने के लिए स्विच पर हाथ टका ही था उसने कि कोई अंधेरे में पीछे से उसके लबों पर हाथ जमाता धार से गेट बंद करके शानज़े का रुख गेट की तरफ कर गया। शानज़े की सांस रुकी थी मुकाबिल की सरकत पर। उसका भारी हाथ लबों से हटाने की कोशिश करते हुए दबी दबी आवाज़ में चीख रही थी। उसे यूं में चलते देख मुकाबिल के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैली। बहुत बुरा किया तुमने, कान में पड़ते मुकाबिल की मानूस आवाज़ पर शानज़े की सांस बहाल हुई थी, पर उसे हैरत ने आ लिया कि वो क्यों इस तरह से कर रहा है। अपने ऊपर से उसका भारी हाथ हटाने की शानज़े मुसलसल कोशिश कर रही थी। ये मज़ाहमत बेकार है वाइफी, क्योंकि जब तक मेरी बात मुकम्मल नहीं होती तो मेरी कैद से निकल नहीं सकोगी। उसके मुंह पर भारी हाथ की गिरफ्त और सख्त किए वो धीरे से बोला तो शानज़े ने अपनी कोशिशें रोक दी। वो उसे सुनना ही तो चाह रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद प्याम की आवाज़ उभरी, जानती हो अगर मैं हवस का पुजारी होता तो तुम्हारी शादी की पहली रात ही तुम्हें नहीं बख्शता, और मैं यकीन से कहता हूँ कि तुम फिर चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। हाँ, मैं तुम्हें छेड़ता, जानबूझकर ऐसी बेबाक बातें करता जिनसे तुम चिढ़ती, क्योंकि तुम वो वाहिद लड़की थी जिससे प्यार मुर्तज़ा शदीद नफरत करता था। तुम्हारा गुस्सा होना, चिढ़ना एक अलग ही सरूर बख्शता था मुझे, पर इसी सरूर के चक्कर में भले अनजाने में पर मुझे तुम्हारी गुस्से भरी बातों की आदत सी हो गई। बोलते हुए जिस सुस्त रवि से शानज़े की पुष्ट पर अपनी उंगलियां फेर रहा था, उसी ही सुस्ती से शानज़े का दिल धड़कने लगा था। तभी अपनी पुष्ट पर उसका गर्म लमस महसूस होने पर शानज़े लब भींचती आंखें मींच गई। चंद लम्हे बाद शानज़े की पुष्ट से लब हटाए वो एक नज़र उसके लड़ते वजूद को देखा, फिर आहिस्तगी से गोया हुआ, शुरू में जो चाह रहा था कि तुम्हें छोड़ दूँ, पर कुछ दिनों बाद ये हाल हुआ कि तुम्हारे बिना रहा भी नहीं जा रहा था। एक दिन घर गई तो दिल न लगा। दिल चाह हर वक्त भले किसी भी मूड में, पर मेरी वाइफी मेरे सामने हो, तुम ना होती तो बेचैनी होती, और इस बेचैनी का सबब जानते हुए भी नहीं जानना चाहता था मैं। मर्द होना अपनी अना के बदौलत अड़ा रहता था कि कभी इतराफ़ ही नहीं करता, पर कल तुमने प्यार मुर्तज़ा को खुद से ये इतराफ़ करने पर मजबूर कर दिया कि अचानक वो कहते रुका। शान से अपनी सांस भी रोकी। दिल की सुस्त होती धड़कन अब अचानक तेज़ हुई थी। उसका पूरा जिस्म कान बना था मुकाबिल के इतराफ़ का शिद्दत से इंतज़ार था, पर अचानक वो कँपा कर रह गई। प्याम के होंठ अपने कान के लू पर महसूस करके। शान से प्यार मुर्तज़ा, तुम्हें आह लगेगी प्यार मुर्तज़ा की, मोहब्बत की। गंभीर लहजे में की गई सरगोशी पर शानज़े का दिल सरशार हुआ था खुशी से। लब खुद ब खुद खूबसूरत मुस्कुराहट में ढले। वो खुद अपनी खुशी का मतलब नहीं समझ पा रही थी, पर इतना ज़रूर था कि तेजी से धड़कते दिल को करार से मिला था। तभी प्याम ने झटके से उसका रुख अपनी जानिब किया, बगौर उसकी झुकी नज़र समेत सुर्ख लबों पर छाई मुस्कुराहट देख वो बोला था, तुम मिस करोगी प्यार मुर्तज़ा को, तुम मिस करोगी उसकी बातों का जब वो तुम्हारे पास नहीं होगा। और ये प्यार मुर्तज़ा तो यकीन से कहता है, एक दिन तुम भी एतराफ़ करोगे कि नहीं हो सकता तुम्हारा गुजारा प्यार मुर्तज़ा के बगैर। अपनी सरशारी में डूबी जब वो उसके एक अपनी सरशानी में डूबी जब वो उसके अल्फाज सुने तो बेसाख्ता लबों पर से मुस्कुराहट गायब हुई। शायद रंग आंखें उठी थी और वो सीधा अपने से हद दर्जा नज़दीक मुकाबले की संजीदा आंखों में झांकी। समझ नहीं पाई थी उसकी इस बात का मतलब। अभी कुछ पूछने के लिए वाही किए थे जब वो झटके से छोड़ता मुड़ा, फिर मिठाइयों का टोकरा उठाए बिना कुछ कहे और खामोशी से गेट खोलकर बाहर निकल गया। शानज़े ने पलटकर उसकी पुष्ट को देखा। उसके इतराफ़ पर खुश हुआ दिल अचानक बुझा। वो क्या कह रहा था उसे? शानज़े उलझ कर रह गई। कुछ समझ न आने पर सर झटकती वो वहाँ से गई। रात को प्याम से इस बात का मतलब पूछने का इरादा था उसका,
इजाबा कबूल के दौरान शादिल मुर्तज़ा को अंदर कहीं खुशी महसूस नहीं हुई थी। ज़बरदस्ती किसी से निकाह के बंधन में बंधना उसके लिए काफ़ी तकलीफ दर मुश्किल था। ऐसा नहीं था कि वह अब तक शानज़े को अपने दिल में रखा हुआ था। वो तो उस शानज़े अकबर का ख्याल अपने दिल से निकाल चुका था जब उसके अजीज़ भाई की महरम बनी थी। शादिल मुर्तज़ा का उसके बारे में सोचना भी गुनाह के मुतरादिफ था। पर अब वो खौला से शादी पर बिल्कुल खुश ना था। वो जानता था कि खौला उसका टाइप की लड़की नहीं है। वो ओपन माइंड लड़की जिसकी असल ज़िंदगी रोज़ रोज़ की शॉपिंग पार्टीज़ है, वो कैसे उसके साथ एडजस्ट कर पाएगी। हालांकि खौला बोल्ड होने के साथ साथ नहायत हसीन भी थी, पर शादिल मुर्तज़ा खूबसूरती को हमेशा से दूसरा दर्जा देता। उसकी नज़र में जो सीरत का अच्छा है वही खूबसूरत भी है। पर शादी की तकरीबात के दौरान खौला की कई बेबाक हरकतें और ज़िद्दीपन वो उसे बहुत खिला था। एक बार फिर अंदर शिकायत उभरी कि वो ऐसी लड़की तो नहीं चाहता था अपने लिए। अंदर उमड़ती घुटन को दबाए वो अपने माँ बाप को एक नज़र देख हाँ कर गया था, पर कबूल है कहते वक्त उसमें एक अजीब सी वहशतनाक खामोशी छाई थी। अजियत के बावजूद चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट से जाना कितना तकलीफ दे अमल होता है। आज कोई शादिल मुर्तज़ा से पूछा। खौला के कई इशारों के बावजूद वो एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देखा था। पूरे फंक्शन पर वो बहुत सबसे काम लेता, सभी मेहमानों से मिल रहा था, पर तभी नज़र भटक अचानक उस पर गई और शादिल मुर्तज़ा थमा था। आंखें साकित हुई थी। कुछ दूर वो खड़ी थी। मेकअप से पाक मासूम चेहरा इतना उसे माइल ना कर सका जितना उसकी सुर्ख रंग आंखों ने शादिल मुर्तज़ा को साकित किया था। वो तो हरदम खुश रहने वाली चुलबुली सी लड़की थी, पर आज क्या हुआ था उसे। रिश्बा के लबों पर सरजी ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट वो शादिल मुर्तज़ा को बता गई कि कुछ दूर खड़ी उस लड़की के दिल का हाल बिल्कुल उस जैसा ही है जैसा उसका और अपना दर्द उसे यकजा लगा था। उसने तो हमेशा लिशबा को हंसते मुस्कुराते देखा था, पर अब उसकी सुर्ख आंखें जब्त के बावजूद इन सुर्ख आंखों में अचानक उतरता पानी शादिल मुर्तज़ा के मुरझाते दिल पर किसी कतरे के मानद गिरा था और वो होश में था। फ़ौरन निगाह फेर गया। ये वो क्या कर रहा था। उसका तो निकाह हो चुका था, फिर क्यों किसी लड़की को इतने गौर से देख रहा था। वो ज़मीन ने इनकार किया कि ये गलत है, पर मुझाया दिल अचानक किसी बच्चे की तरह जिद किया था कि आखिरी नज़र डाल लो। और हमेशा से ज़मीर की मानता वो मर्द इस बार भी मुरझाए दिल पर पत्थर रखे फिर निगाह उठाने की गुस्ताखी ना किया था। दूसरी तरफ लिशबा मजबूरन जमीला बेगम के कहने पर यहाँ आई हुई थी, वरना कल से तो उसका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। बार बार रोना था बैद की बातें सोचकर। यहाँ भी उसकी नज़र पड़ी थी बैद पर, लेकिन वो वाज़ेह नज़रअंदाज कर गया था। उसे बामुश्किल अपना रोना रोके वो सबसे मिल रही थी। कोशिश के बावजूद हर थोड़ी देर में आंखें भीग जा रही थी। शान से नोट किया, पर वो तबीयत खराबी का बहाना करके उबैद का यूँ खुद को इग्नोर करना जब उससे और बर्दाश्त न हुआ, तो जमीला बेगम को सर में दर्द का कहकर जल्द चलने का बोली। उन्हें भी अब लिशबा की ख़राब होती हालत देख तशवीश हुई। तभी अकबर साहिब मुर्तज़ा साहिब से चार्ज लिए थे। फिर शान से और प्याम से मिलकर वो लोग वापसी के लिए रवाना हुए। अकबर साहिब के मना करने के बावजूद प्याम इन लोगों को ज़बरदस्ती अपनी कार में लेके आता छोड़ने। उसका बदलता रवैया देख जमीला बेगम ने खुदा का शुक्र अदा किया था, वरना शुरू में जिस तरह वो रहता उन्हें डर लगता था कि न जाने वो शानज़े को कैसे रखेगा। घर के सामने गाड़ी रुकने पर अकबर साहिब और जमीला बेगम उतरी थी। तभी आखिर में अपनी सोच में गुम लिशबा भी चौंकी। इन लोगों के अंदर जाने पर जल्दी से कार से उतरने लगी। तभी प्याम की भारी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अभी का रोना बेहतर है, बाद के पछतावे से। सिस्टर इन लॉ संभल जाओ, वरना ला हासिल की तलब में तड़पती रह जाओगी। हैरत से उसकी ढकी छुपी बात का मतलब समझने की कोशिश करते लिशबा उतरी थी। जो कर इसने कुछ पूछना चाहा, पर तब तक प्याम कार स्टार्ट किया वहाँ से निकल गया। क्या कहना चाह रहे हैं प्याम भाई। वो हैरतों में घिरी सोचते हुए अंदर चली गई। वो बैद गेट पर खड़ा जब से प्याम का इंतजार कर रहा था। उसे प्याम के साथ ही घर जाना था, क्योंकि उसकी कार ख़राब होने की वजह से प्याम उसे लेकर आया था। रिस्ट वॉच पर नज़र डाले वो फिर से सामने देखा, तभी प्याम की कार उसे दूर से आती दिखी थी। थैंक गॉड तू आया, कितनी देर कर देता है। उसके कार से उतरने पर बैद बोला था। मुझे छोड़, फिलहाल तू देर मत कर। प्याम के अल्फाजों पर उलझा। क्या मतलब। तेरे डैड के दोस्त की बेटी से रिश्ता लगा हुआ है तेरा। उबैद के सवाल को इग्नोर किया वो पूछा, तो उबैद ना समझे इस बात में सर हिलाया। ये बात तूने अपनी गर्लफ्रेंड को बताई है। अब की बार वो उसका लहजा बिल्कुल संजीदा था। उबैद के तासरात बदले, लबों पर जुबान फेरता वो नफ़ी में सर हिलाया। सही, जो फैसला लेना है जल्दी ले लेना, क्योंकि अगर तेरी वजह से किसी मासूम की ज़िंदगी ख़राब हुई तो मैं भूल जाऊंगा उबैद कि तू मेरा दोस्त है। सर्द लहजे में कहता प्याम उसे अपनी कार की चाबी थमाए अंदर दाखिल हुआ था। उबैद गहरा सांस भरकर रह गया। मेहमानों के जाने के बाद कुछ कजन्स अब भी यहीं थी, जो कि तहरीन के साथ खौला और शादिल से मजाक मस्ती कर रही थी। खौला तो भरपूर इंजॉय कर रही थी इन लोगों के साथ, पर शादिल घुटन पड़ने पर थकने का बहाना बनाते उठा था। उसके यूँ बहाने पर सभी लोग कजन्स होर्डिंग करने लगे थे। शानज़े कामों में मसरूफ़ एक आध नज़र इन लोगों पर डालती मुस्कुरा रही थी। ये मुस्कुराहट तो उसके लबों से अब जाकर नहीं दे रही थी। प्याम की सभी बातें भुलाए वो जब जब उसके इतराफ़ किए अल्फाज को सोचती खुशी से मुस्कुराने लगती।
उसे यकीन नहीं था कि वो नकचढ़ा शहजादा कभी उसके आगे यूं हार मानेगा। शहद रंगी आंखें मुतलाशी थी जब से उसे देखने की, पर वो उसे कहीं नहीं दिख रहा था। कुछ देर के बाद शादिल को देख राबिया बेगम के रोकने पर सब ने होला को उसके कमरे में जाकर बैठा दिया, पर उसके बाद गेट पर पहुंचे शादिल से पैसे वसूल करना ना भूली। सबसे ज़्यादा रकम तहरीम ने ली, जो शादिल ने खामोशी से दे दी। उसके आसानी से पैसे देने पर सबको हैरत भी हुई, पर शादिल के संजीदा तासरात देख फिर किसी ने ज़्यादा परेशान नहीं किया और उसे जगह देती वो लोग दूसरे कामों में लगे। कहाँ जा रहे हो? वो जो कमरे में दाखिल होकर चेंज करने का इरादा किए ड्रेसिंग रूम में जा रहा था, खोला की पुकार पर रुका। चेंज करने? मुख्तसर जवाब था। ओ गॉड शादिल, तुम चेंज क्यों कर रहे हो? वो हैरत से आंखें मुकम्मल खोले गया हुई। खोला, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, मैं चेंज करके आता हूँ, संजीदगी से कहता वो ड्रेसिंग रूम में गायब हुआ था। खोला अपना सा मुंह लेकर रह गई। कुछ देर बाद वो बाहर निकला तो खोला फौरन बोली, अब इधर आकर बैठो। उसको ट्राउजर और टी शर्ट पहने रफ से हुलिया में देखो बोली। शादिल गहरा सांस भरता बेड पर उसके सामने आ बैठा। बोलो। खोला की खामोशी पर गोया हुआ। तारीफ तो तुमने मेरी ही की ही नहीं। खैर छोड़ो, पहले मेरी मुंह दिखाई दो। मुंह बनाकर बोलते हुए हथेली आगे की, जिस पर शादिल उठकर साइड टेबल के दूसरे दराज से एक छोटी डब्बी निकाला था, फिर बेड पर बैठते हुए खोला की हथेली पर रखा। हाँ ये क्या? उसमें से सोने का ब्रेसलेट निकाले। खोला का मुंह खुला था। मुंह दिखाई, शादिल ने संजीदगी से कहा।